नमस्कार नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। सजीव फोन इन प्रोग्राम है तो फोन नंबर भी बताएंगे और बताएंगे बहुत सारी बातें, आज के विषय के बारे में भी बताएंगे और आज का दिन किन मायनों में खास है ये भी बताते चलेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको जो नंबर्स नजर आ रहे होंगे तो 0755 भोपाल का कोड है, यानी भोपाल से बाहर अगर आप लगाएंगे 2660049 ये लैंडलाइन नंबर होगा। आप टोल फ्री नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिएगा 1800233040। आपको भी रट गया होगा ना। तो आज मंगलवार है और आज की तिथि क्या कहेगी, विचार क्या कहेगा, इतिहास क्या कहेगा, इसके पहले मध्य प्रदेश को जो अवार्ड मिला है उसका जिक्र किए बिना मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने वाली। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मध्य प्रदेश वासियों। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 मिला है मध्य प्रदेश को। जी हां, प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसके लिए प्रदेश सरकार यानी कि हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी इसका श्रेय पूरे प्रदेशवासियों को देते हैं। तो जल ही जीवन है, समझ में आ गया ना अच्छी तरह। जल होगा तो ही कल होगा। अब इसके साथ हम बात करेंगे योग की भी। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है। हम योग सप्ताह तो मना ही रहे हैं, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है कि योग सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे मोदी जी जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, वो संयुक्त राष्ट्र में इस बार हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत से जो आसन करते हुए नजर आ रही है जो कलाकृति। दरअसल योग दिवस हम मनाने वाले हो और पीएम मोदी जी जो है उनका अमेरिका का राजकीय दौरा जो 21 जून से ही शुरू हो रहा है और इस साल का योग दिवस कार्यक्रम इसलिए खास होगा क्योंकि पीएम मोदी बड़े पैमाने पर इस योग दिवस की अगुवाई करेंगे। जी हां, सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल होने वाले हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में 180 से भी ज्यादा देशों के लोग शामिल होने वाले हैं। 21 जून हम सभी के लिए खास। योग भगाए रोग और योग से ही रहें निरोग। बिल्कुल, रोजाना 45 मिनट निकाला गया अपने लिए समय हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है ना, आर्थिक स्वास्थ्य अपने आप ही बन जाता है। हम तस्वीरों में बता ही रहे हैं योग के महत्व के बारे में और किस तरह से प्राणायाम, अलग अलग क्रियाएं जो है वो कितनी जरूरी होती है। हमने बीच में इस पर चर्चा भी की थी। एक और चीज बता देते, चूंकि राज्य मतलब दिल्ली के बाहर अगर पहला कोई राज्य बना है वो मध्य प्रदेश रहा है। जी हाँ, हमारे माननीय राज्यपाल जी ने इसका जिक्र किया जब इसका उद्घाटन किया था इस समारोह का। राष्ट्रीय ओलंपियाड योग के अंतर्गत हम इस ओलंपियाड को मना रहे हैं। आज उसका अंतिम दिन है, 3 दिवसीय ओलंपियाड था। अलग अलग हमने योग की क्रियाएं देखी थी, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का शुभारंभ हुआ था 18 तारीख को भोपाल के ही रविंद्र भवन में और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के द्वारा 18 से 20 जून तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन होगा और इस उद्घाटन समारोह में देश भर के 26 राज्य के का प्रतिनिधित्व कर रहे करीब 640 स्कूली बच्चे, शिक्षक, योग गुरु शामिल हुए थे। और अब अगर मैं आज की तारीख की बात करूं, 20 जो तारीख है वो शरणार्थी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन ये शरणार्थी दिवस क्यों खास है हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि क्यों हर साल ये दिवस मनाया जाता है। हम स्क्रीन पे आपको बता ही रहे हैं, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि देश समेत दूसरे देशों में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे देश से या राज्य से अपनी जान बचा कर निकले थे और इनके पास ना रहने को घर था तब ना ही जीवन जीने के साधन। दरअसल ऐसे ही लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। चलिए अब बता देती हूँ, आप इतनी सारी बातें हो गई गर्मी, लेकिन आपने गौर किया होगा अगर इन दिनों आप खबरें देख रहे होंगे तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो कहीं राजस्थान की बात करूं तो तेज बारिश भी हो रही है और अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो नरम गरम सा माहौल चल रहा है। चलिए तिथि से शुरुआत कर देते हैं, परंपरागत शुरुआत जिसकी हम बात करते हैं। तो आज की तिथि कहती है विक्रम संवत 2080, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष द्वितीया, 20 जून है, 2023 है और दिन है मंगलवार। और इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, मैं एक बार फिर से यही कामना करती हूँ। दूरदर्शन परिवार आप सभी को शुभकामनाएं देता है उन लोगों के लिए जिनके लिए आज का दिन खास है। अब बताते हैं, कहते हैं ना एक विचार पूरा दिन बना देता है, तो आज का हमारा विचार क्या कहता है आपको जल्दी से शेयर कर देती हूँ।
आज का विचार कह रहा है कि योग के दृष्टिकोण से आप जो करते हो वो नहीं, बल्कि आप कैसे करते हो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी है। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, क्या करते हो कैसे करते हो वाली जब भी हम बात करते हैं तो बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं ना। इसका सटीक उदाहरण दे रही हूँ आपको, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है और कहाँ बोलना है, इसमें ज़िंदगी लग जाती है। शरणार्थी दिवस तो हम आज मना ही रहे हैं, लेकिन और कौन कौन से दिन खास हैं, आज क्या क्या हुआ आज की तारीख में, इसके लिए जानना होगा आज का इतिहास। तो आज का इतिहास क्या कह रहा है ये हम आपको बारी बारी से बताते चले जाएंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस की। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी की अगर हम बात करना चाहें उसको कहा जाता है। तो इसी के साथ अब हम अगले क्रम में बढ़ेंगे। तस्वीर हम देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, पुणे में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, हम स्क्रीन पर आपको बताने वाले उस विश्वविद्यालय के बारे में। ये विश्वविद्यालय दरअसल आज ही की तारीख में काफ़ी खास हो गया था। जी हाँ, इस वक्त हम स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, जिसे इसके पूरे नाम से भी जाना जाता है, यानी श्रीमती नाथीबाई दामोदर थ्रेट महिला विश्वविद्यालय मुंबई, भारत के शहर में एकमात्र महिला विश्वविद्यालय। अब बात कर लेते हैं विश्वनाथन जी, स्क्रीन पर जिनको आप देख पा रहे हैं ना। 1998 आज ही की तारीख में व्लादिमीर कैमनिक को हराकर इन्होंने 5 बार फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता था। अब बात करेंगे 2000 की। काहिरा में समूह 15 देशों का 10वां शिखर सम्मेलन भी संपन्न हुआ। और अब बात कर लेते हैं केदारनाथ सिंह जी। जी हाँ, प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई थी। समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर और अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक के प्रमुख कवि केदारनाथ नई कविता के प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे, चूंकि हमने कविता का जिक्र कर दिया अभी जाते जाते, तो हम शायद कुछ कविताएं भी सुन लें आपसे। तो हमने जिक्र किया योग का भी, यानी हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बात करने वाले हैं। तो कल 21 तारीख है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने वाले। सुबह जल्दी उठ जाइएगा आप, क्योंकि जगह जगह आयोजन होने वाले। मैं खुद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ। और एक और चीज़ आपको बता दें, इस बार का जो आयोजन क्यों खास है पता है? संस्कार धानी की तरफ चलने वाले हैं हम। लाइव भी बताएंगे दूरदर्शन में आपको। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में सभी माननीय गण जो हमारे हैं वो वहाँ एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर योग करने वाले। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो लाइव देखिएगा। और जहाँ पर है, जो लोग कहीं अगर समारोह में शामिल नहीं हो सकते तो अपने घर में ही उस योग दिवस का हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ, वृक्षासन कीजिए, कंसंट्रेशन के लिए बेहद ज़रूरी। तो अब हम चूंकि फैट टू फिट की बात कर रहे हैं, उसके पहले एक छोटा सा हिंट देते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी, अक्सर जब हम 70 mm के स्क्रीन पर देखते हैं तो एक हीरो जो पहले बहुत ज़्यादा वजन का होता है और अचानक से वजन कम कर लेता है। कैसी धाकड़ है मूवी याद आ गई आपको? उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन 3 घंटे में वजन का ज़्यादा होना और कम होना, ये तो हमें आश्चर्य में डाल ही देता है। लेकिन इस जर्नी को तय करने में अगर मैं कहूँ 10 महीने का वक्त लगा। 165 किलोग्राम से सिर्फ 65 किलोग्राम, उसके आसपास में आ जाने में कितना वक्त लगा होगा? ये वेट लॉस की जर्नी कैसी रही होगी? आप सभी उत्साहित होंगे ना जानने के लिए कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। चलिए देर नहीं करती हूँ, मुलाकात करवाती हूँ आपसे। पूजा मेहता जी इस वक्त फैट टू फिट की जो मैं बात करने वाली हूँ उनके साथ करूंगी। लेकिन ये जो खूबसूरत चेहरा आपको नजर आ रहा है ना, ये पहले ऐसा नहीं था। हम तस्वीरें बताएंगे उनकी बिफोर और आफ्टर की, कि पूजा मेहता जी का वजन उस समय कैसा हुआ करता था और उन्होंने कितना परिश्रम किया गया होगा। आपको पता है ये मोटिवेटर है, साइकोलॉजिस्ट है और इसके अलावा ये कर्मा वेलनेस स्टूडियो जो है उसकी डायरेक्टर भी हैं। तो किस तरह से ये स्टूडियो की शुरुआत पहले ही हो गई थी या जब ये जर्नी, जब उन्होंने इस सफ़र में प्रवेश किया था तब हो गई थी? तमाम बहुत सारे सवाल हैं। और चूंकि उन्होंने योग को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लिया, जिसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाते हैं, उस योग के महत्व पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम बिल्कुल उनसे बात करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तस्वीरों में तो हम पूजा मेहता जी को इस वक्त देख ही पा रहे हैं। देखिए बैलेंसिंग का खेल है पूरा।
और जिस तरह से ये कार्डियो की बात करूँ, एरोबिक्स की बात करूँ, पिलाटे, जो भी टर्म होते हैं, ये तस्वीर खास तौर से आप देख सकते हैं, आंखों में बसा लीजिए इस तस्वीर को, क्योंकि अब जब स्क्रीन पे आपने एक झलक पूजा मेहता जी की देखी थी ना, ये बिफोर और आफ्टर वाली जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये दरअसल कैसे ये सफर तय किया होगा, ये मैं भी उत्साहित हूँ जानने के लिए, और शायद आप लोग भी सुनने के लिए उत्साहित होंगे। तो कहीं मत जाइएगा। फोन नंबर एक बार फिर से नोट करवा देती हूँ, 075526600049, 180023300040। योग किस तरह से हमें फिट रखता है फिजिकली मेंटली भी, ये भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी के साथ सुनेंगे कुछ कविताएं भी, कुछ चर्चाएं होंगी हमारी शख्सियत से। आज पूजा मेहता जी के साथ जो स्क्रीन शेयर करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण सदस्य, इनको हम जीवन रजक साहब के नाम से जानते हैं। साहित्यकार हैं, ये कवि हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि ये संयुक्त कलेक्टर है, यानी कि राज्य प्रशासनिक अधिकारी, और वर्तमान में जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी के विशेष सहायक के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में एक किताब आई है, उस किताब का जिक्र मैं करूंगी भी और उनसे जानूंगी भी। MPPSC के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये किताब बेहद खास होने वाली है। तस्वीरों में हम रजक साहब को देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने इस पद को संभालते हुए, इस महत्वपूर्ण गरिमामय पद को संभालते हुए इन्होंने किस तरह से जिम्मेदारी निभाई है, और अलग अलग तरह से ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, यहाँ तक कि मंत्री जी ने भी एक बार कह दिया था कि भाई तुम्हें वक्त कब मिलता है लिखने का, लेकिन लेखक जब एक पुस्तक लिखता है तो वो अपना पूरा अनुभव साझा कर देता है। ये मैंने नहीं कही बात, ये माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने कही थी जब ये किताब उनके हाथ में आई थी विमोचन के वक्त। तो इस तरह की चर्चाओं को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, और अगर आप मेरे सवालों की श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर में नोट करवा चुकी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जीवन रजक साहब आपका भी। पूजा मैम, स्वागत करने के साथ ही सवाल रख लेती हूँ पूजा मैम आपसे, कैसे तय किया था आपने, अचानक से तय कर लिया कि एकदम से 165 से मुझे अब कम होना है, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिल गई, और फिर जब फिटनेस पर बात आई तो 10 महीनों का समय कैसे गुजर गया होगा, ये हमें तो नहीं पता, ये हम आपसे ही जानेंगे। देखिए प्रिया, वेट लॉस करना सब लोग कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो शायद मुझे नहीं लगता कि वेट लॉस करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर मैं अपना बेसिक अपनी पास्ट की बात करूं तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं। पहले भी मैं आपके यहाँ आई थी, लेकिन मैंने शायद बच्चों के ऊपर, यूथ पे मोटिवेशन और काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग के ऊपर बात की थी। सिर्फ इतनी सी बात है, 25 मतलब मुझे तो डेट भी याद है, 25 जनवरी 11:11 हो रहा था। हाँ। तो मेरे बेटे ने मुझसे बहुत छोटी सी बात एक कही कि मम्मा आपको नहीं लगता कि आप बहुत मोटी हो। तो कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, 2021 की बात है ये। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा देखो अबीर, मैं 40 टच कर रही हूँ अभी। हाँ। मैं 42 रनिंग हूँ, उस समय 39 था। तब मैंने कहा अबीर बहुत डिफ़िकल्ट है इस उम्र में वेट कम करना। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मा आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप हमेशा मुझसे कहती हो, सबको कहते हो अपने स्टूडेंट्स को, कि आप जो चाहते हो आप कर सकते हो। हाँ। तो मैंने कहा कि हाँ वो बात तो सही है, लेकिन वेट लॉस करना इस समय, और सच बताऊँ तो तुम भी ये समझती हो प्रिया कि जब हम इस उम्र में होते हैं और आप इतने मोटे होते हो, तो आज की डेट में हमारे यहाँ भोपाल में अगर आप देखो तो सिर्फ फीमेल सेंटर, सिर्फ फीमेल फिटनेस सेंटर बहुत कम है। बिल्कुल सही। और हम लोग जिस परिवार से जहाँ के हैं, हम लोगों की ना मम्मियाँ ऐसे कभी जिम में गई, ना हम लोगों को कभी ऐसी परमिशन मिली। तो मैं कभी जिम, आज तक मैं कभी जिम की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ी, तो वो भी परमिशन एक तरह से नहीं थी घर से भी। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, बहुत मुश्किल था उस समय। फिर ये था कि मेरे बेटे ने मुझसे एक ही चीज़ कही कि मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और उसका ये था कि आपको 65-67 के बीच में आना है मेरे बर्थडे तक। और उसका बर्थडे कितने दिन बाद था? मेरा टारगेट 25 जनवरी से ये बात हुई थी, और बर्थडे उसका 16 नवंबर को था। लंबा समय था। जनवरी से नवंबर, बस इतना सा समय था मेरे पास। और ये बात बिल्कुल था कि एक चीज़ होती है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, चाहे बच्चे हों, जो भी मुझे आज सुन रहा है, कि कोई भी चीज़ अगर आदमी सोच ले तो उसे पाना बहुत बहुत आसान है, सिर्फ उसके पीछे उसका पागलपन होता है। क्या सिर्फ पागलपन। और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, मेरा पागलपन। और आज भी जैसे मैंने आपको बताया, दर्शकों को भी बता रही हूँ कि आज मैं एक फिटनेस स्टूडियो चला रही हूँ। बहुत अजीब लग रहा था जब मैं ड्राइव कर आ रही थी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं एक साड़ी पहनकर ऐसे इतनी सी अभी बड़ी सी बिंदी लगाई हुई, वो गोल सा चेहरा, और आज मैं ट्रैक सूट में आई। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन की है कि आदमी जो चाहे वो पा सकता है। तो बस एक
स्टेप उठाया कि मेरे पास ये 10 महीने हैं और उन 10 महीनों में मुझे अपने बेटे को वो देना है जो उसने माना, और मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि आदमी जो चाहे वो पा सकता है। सलाम है आपको। वाकई रगजा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस जर्नी? अमेजिंग मैडम, थोड़ा कुछ हमें भी सिखा दीजिए। बिल्कुल, सिखा तो आप भी रहे हैं सर, बस मायने अलग हैं उसके। पहले तो मैं उस किताब का जिक्र कर लेती हूँ जो एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और जिसका जिक्र कई अतिथिगण, माननीय गण ने किया और कहा कि ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत काम की किताब साबित होने वाली। इतने सरल और सहज शब्दों में आपने पिरोया है उस किताब को। मैडम देखिए, एमपीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसमें अभी कुछ 1-2 साल 3 साल पहले सरकार ने, पीएससी ने उसके सिलेबस को चेंज किया है जी। और उसमें इथिक्स का ही पेपर जोड़ा हुआ है। इथिक्स है, उसमें दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है और मनोविज्ञान है। तो उसकी एक अच्छी कोई किताब थी नहीं विद्यार्थियों के लिए, तो मैंने अभी एक बुक लिखी है उसी को लेकर, उसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए। तो वो बुक मैकग्रा हिल ने पब्लिश की है दिल्ली से, तो हो सकता है विद्यार्थियों को पसंद आए। सरल भाषा में लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस लिखी हुई है, तो हो सकता है पसंद आए, उनके लिए उपयोगी हो जी। अगले सवाल को मैं आपसे ही रखने वाली हूँ दरअसल, क्योंकि केदारनाथ सिंह जी का जिक्र किया था मैंने, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जाने माने कवि। और जब भी कवि की बिरादरी की बात होती है तो सिंह साहब का नाम, तो सिंह इज़ दी ग्रेट। तो उन्होंने एक बात कही थी कि लिखने से क्या होता है, लिखने से क्या होगा, ये वो कहा करते थे। तो आपने जब किताब लिख दी तो ऐसा कुछ दिमाग में चला था, लिख तो दिया है पर बच्चे उसको समझ पाएंगे, आप वो बात आगे तक पहुंचा पाएंगे उस किताब के माध्यम से, कि वो किताब कितनी ज़रूरी है उन सभी बच्चों के लिए? नहीं, देखिए मैंने भी उस दौर से गुजरा हूँ, मैंने भी तैयारी की है। एक अच्छा लिटरेचर मार्केट में होना एक विद्यार्थी के लिए, अच्छा पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण। लिटरेचर तो बहुत सारा, अच्छा लिटरेचर पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये नहीं है कि लिखने से क्या होता है, लिखने से आदमी का चरित्र निर्माण होता है। जो वो पढ़ेगा, आपने लिखा, कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा, उसका चरित्र का निर्माण होगा। मुझे लगता है कि अगर मैंने जो लिखा है उसको पढ़ने से विद्यार्थियों को जरा भी लाभ होता है तो मेरी मेहनत जो है वो सफल है। बिल्कुल, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं जिनका हमने जिक्र किया, केदारनाथ सिंह साहब का। तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं लिखना चाहता हूँ। बहुत आप भी लगता है उसी क्रम में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, जाने माने कवि हैं, इतने मंच पर आपने कविताएं पढ़ी होंगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। और मंत्री जी ने तो ये कह ही दिया था कि रजक मुझे बताओ वो कौन सा समय है कि जब किताब लिखने के लिए निकालते हो, इतने व्यस्ततम वाले दौर में इतनी। मैं क्या है प्रिया जी, रोज पढ़ता हूँ। पढ़ना या लिखना मेरी जीवन शैली में शामिल है। अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ पाता तो लगता है कुछ चीज़ छूट रही है। मैं सुबह उठ के जल्दी उठता हूँ, सुबह उठ के रोज मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ, ऑफिस जाने के पहले या ऑफिस से काम करने से पहले। रात में अगर समय मिलता है तो रात में भी मैं पढ़ाई या लिखाई कुछ भी करता हूँ, तो चलता रहता है। एक्चुअली लिखने से आपको आत्मसंतोष मिलता है। वो जो मनुष्य की नौकरी तो सरकारी नौकरी है, नौकरी तो आपका शासकीय काम है, आपको करना है, वो दिन भर आप उसको करेंगे, लेकिन सुबह मॉर्निंग उठ के कुछ अच्छा पढ़ लेना या कुछ अच्छा लिख लेना, उससे बड़ा आत्मसंतोष मिलता है। अब ये लिखने से याद आ गया, मैं पूछ लेती ना पूजा जी से एक सवाल। देखिए पूजा जी, मोटिवेटर आप हैं ही, साइकोलॉजिस्ट आप हैं ही, आप कर्मा वेलनेस चला ही रही हैं, मतलब महिलाओं को तो फिट आप कर ही रही हैं। अब जब इतना सब काम कर रहे हैं तो क्या आपने लिखने के बारे में सोचा है? मैं पहले लिखती थी, अब नहीं लिखती, क्योंकि मैं सच बताऊं तो जैसे मैं पहले काउंसलिंग के लिए भी जाती थी स्कूल्स वगैरह में, अब मैं वहाँ भी नहीं जाती। मैं सिर्फ बहुत चुनिंदा जगहों पे जहाँ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेनर कभी नहीं थी ना, कभी मैंने सोचा था प्रिया कि मैं ट्रेनर बनूंगी। बस ये था कि कर्मा भी कैसे स्टार्ट हुआ कि जब मैं दुबली हो गई, दिसंबर में अचीव जब कर लिया, नवंबर में टारगेट, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि क्यों नहीं मैं अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करूं। बहुत मुश्किल था हस्बैंड को कन्विंस करना, क्योंकि उनका ये कहना था कि यार जिम चलाना, कभी किसी ने कभी बिजनेस नहीं, जिम आपके टैग, मैं कभी लाइफ में नहीं कि हमेशा जॉब किया। तो मैंने बोला यार क्यों नहीं हम औरतों के लिए कुछ करें, क्योंकि प्रिया हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चेंज कब आता है जब आप कुछ चेंज करने की कोशिश करो। करेक्ट। और मैंने उन औरतों को टारगेट किया। आज मेरे पास जो औरतें आती हैं, वो लड़कियां तो आती हैं, लेकिन मेरे पास आती है 40+ एज की औरतें। अच्छा। मेरे पास 62, 65, 58, 59 इयर्स की औरतें भी आती हैं। और टारगेट आपको पता है क्या, जैसे आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या कहा, मेंटल पीस, फिजिकल और मेंटल, ये जो एज होता है ना, ये टारगेट भी क्यों किया गया, क्योंकि इस एज की महिलाएं, बच्चे बाहर चले गए पढ़ने, बच्चों की जॉब हो गई, शादी हो गया, हस्बैंड अपने काम में बिजी, एक एज के बाद हस्बैंड का बोलना कम हो जाता है और औरतों का बोलना ज्यादा हो जाता है।
ये एक बहुत फैक्ट है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है औरतें ज्यादा बोलने लग जाती है, उन्हें केयर ज्यादा चाहिए होती है और हस्बैंड कम हो जाते हैं। उस समय वो जो अकेलापन होता है ना, उस चीज को कम करने के लिए मैंने ये स्टूडियो खोला। और फिर ट्रेनर कभी बनना नहीं था। एक दिन मेरी ट्रेनर छुट्टी पे चली गई, उसको ये था कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊंगी मैम। वो दिन था कि मैंने कहा नहीं, डिपेंडेंसी खत्म, डिपेंडेंसी जीरो। तो मेरा टारगेट होता है कि मेरे यहाँ 5 बैच चल रहे हैं, तो मैं एक दिन के 3 बैच में खुद लेती हूँ। तो आप ये है कि मेरा ये था कि जो काम करना है वो डूब के ही करना है। इसलिए ना एक सवाल कर लेती हूँ। जब हम इन सब चीज़ों पर बात ही कर रहे हैं, महिलाओं को आप खास तौर से ट्रेन करती है, योग से महिलाओं का रुझान जो है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, और योग से जुड़ने के बाद किस तरह के परिवर्तन आपने देखे होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अब योग की बात करते हैं, मैं खुद करती हूँ, तो मैं एक चीज़ मानती हूँ, फिजिकल फिट तो आप होते हो, मेंटल जो पीस होता है ना, आपको जो मन की शांति, जब हम अलग अलग आसन प्राणायाम करते हैं, आपकी जो कहते हैं ना सांस लो सांस छोड़ो, करेक्ट, कहने के लिए होता है कि क्या सांस लो, जैसे हम गुस्सा तो हम कहते हैं ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, करेक्ट, लेकिन ये एक्चुअल आपके जो मन को बहुत स्थिर करता है। योग से जितनी सुकून, आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, हम दिखते बहुत बाहर से बहुत दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हैं। योग आपको आपसे जोड़ता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं योग बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो यूथ है, आज के यूथ क्या है, उन्हें म्यूजिक, शोर शराबा, डांस की तरह वो बहुत है, उन्हें लगता है इसमें क्या रखा है, लेकिन योग आपको आपसे जोड़ता है, इसलिए योग बहुत जरूरी है। इसलिए योग बहुत जरूरी है, और योग का मतलब भी जुड़ना होता है एक्चुअली। योग इज कनेक्शन। बिल्कुल। तो आपने ट्रैक सूट पहना ही हुआ है, तो क्यों ना मैं रजक जी के साथ मिलकर हम लोग थोड़ा सा वॉक पर चलते हैं, क्योंकि अगर आप कर्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा कर्म ये बोलता है कि 45 मिनट की वॉक की जानी बेहद ज़रूरी है। अगला सेगमेंट फिटनेस के अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि क्या है खास वॉक में। स्वच्छ हवा जो आपको दिन भर की भाग दौड़ में नहीं मिलती, और आजकल के प्रदूषण भरे माहौल में शुद्ध ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल है। सुबह मात्र आधे घंटे सैर करना भी जिम में घंटों पसीने बहाने से ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग उम्र दराज हैं, उनके लिए तो सुबह की सैर अमृत समान है। सर, कब से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया है। आपने इतने सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं अपनी बॉडी के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स देते हैं और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? अब चल ही रहा हूँ अभी तक। अब ऑलमोस्ट नाउ आई एम 70 ईयर्स ऑफ एज, सो चल ही रहा हूँ। मतलब एज से मैटर नहीं करता, मतलब अच्छी फिटनेस बनी रहती है, स्पीड बनी रहती है। सर, आप कितनी देर वॉक करते हैं? लगभग 40 मिनट्स। 40 मिनट्स करते हैं? 4 किलोमीटर्स कवर करते हैं। कितने बजे शुरू करते हैं और कितने बजे तक आपका शेड्यूल रहता है? 6:30 से के बीच, 6:30 to 6:45, 50 के बीच में शुरू करते हैं। सभी को एडवाइस करेंगे कि वॉक करना चाहिए, घूमना चाहिए, प्राणायाम, योग सब करना चाहिए, हेल्थ ठीक रहती है। मानो या ना मानो, लेकिन सुबह की सैर करने से इंसान की उम्र भी बढ़ती है। आसान भाषा में कहें तो बहुत सारी बीमारियों का आसान सा समाधान है सुबह की सैर, यानी मॉर्निंग वॉक। प्रातः काल की खुली स्वच्छ वायु में भ्रमण करने से शरीर रोग मुक्त रहता है, अथवा जिन रोगों से हम ग्रसित हैं उनमें कुछ राहत अवश्य महसूस करते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी की अच्छी सेहत हेतु प्रातः भ्रमण एक संजीवनी है। प्रातः भ्रमण सेहत बनाने का बहुत सरल, सस्ता और सुविधाजनक उपाय है। प्रातःकाल का समय सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस समय हवा शुद्ध और प्रदूषण रहित होती है, एवं प्राकृतिक छटा और सूर्योदय की लालिमा सुहावनी और शांति प्रिय होती है, जिससे हमारे तन और मन को बहुत से लाभ होते हैं। अगर हम बात करें हमारे शरीर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से की, तो वो है हमारा दिल, यानी कि हार्ट। और सुबह की सैर करने से हमारे दिल यानी हमारे हार्ट को बहुत से फायदे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह आधा घंटा सैर करे तो हार्ट अटैक होने के चांस घट जाते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि सुबह की सैर करना या दौड़ने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं,
जोड़ों और मांसपेशियों को नई ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग जो मोटापे से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे आसान दवा है। सुबह दौड़ने से शरीर में कैलोरी की मात्रा कंट्रोल में रहती है और वजन तेजी से घटाया जा सकता है। और जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो सुबह की स्वच्छ हवा में दौड़ना बहुत फायदेमंद है। देखिए, घूमने फिरने से व्यक्ति निश्चित ही बहुत ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि पूरी दिन भर जो हमारी संगत होती है वो संसार के साथ होती है, दूसरे लोगों के साथ होती है, और सुबह जो हमारी संगत होती है वो प्रकृति के साथ होती है, और इससे हमारे मन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, और इसी से सारे कार्य हमारे सफल होते हैं। बाकी सभी लोग जो लोग मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें शुरू करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं तो सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि उनको यदि जीवन में स्वस्थ रहना है, लंबी आयु चाहिए, अथवा यदि व्यक्ति ये सोचता है कि किसी भी प्रकार का संसार में उसको सुख चाहिए, तो सबसे पहले उसको मॉर्निंग वॉक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। यूँ तो आप कसरत कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है। हालांकि शुरुआत में आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार आदत हो जाने के बाद ये आपको अच्छा लगेगा और फर्क आप खुद महसूस करेंगे। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि सुबह एक्सरसाइज करना आपके लिए क्यों फायदेमंद होता है। एक्सरसाइज हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखती है और शरीर में खून के बहाव को भी बेहतर बनाती है, जिससे आप स्वस्थ तो रहते ही हैं। सही ब्लड सप्लाई मिलने से दिमाग भी सक्रिय रूप से कार्य करता है और नई ब्रेन सेल्स बनने में भी मदद मिलती है। एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है। नियमित एक्सरसाइज करने से हाई ब्लड प्रेशर तकरीबन 75% तक कम हो जाता है। इसके अलावा एरोबिक्स भी ब्लड प्रेशर के लिए बेहद फायदेमंद है। नियमित एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और एक्सरसाइज के बाद आराम करते समय भी कैलोरी बर्न होती है, जिससे तेजी से वजन कम होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपकी बढ़ती उम्र की गति को धीमा करके आपको अधिक समय तक जवान बनाए रखने में भी मदद करती है। सबसे बेहतर और बेस्ट होता है रोजाना। तो देखा, जब आप वॉक पर जाते हैं तो कितने अच्छे अच्छे मनोरंजक दृश्य मिल जाते हैं ना, तो वॉक करना भी हो जाता है और हंसना भी हो जाता है। इसलिए सुबह का समय निकालिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से पूजा मेहता जी का, और जीवन रजक जी हमारे साथ जुड़े हुए। नाम कितना सुंदर है सर। 4 बहनों 2 भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं, 4 भाई 3 बहन। 4 भाई 3 बहनों के बीच के जीवन जी, जिन्होंने सबसे छोटा, और अभी भी 2 बहनों के बीच में बैठे हुए। क्या, कैसा रहा? अच्छा, अब सबसे बड़े। कैसा रहा ये सफर? क्योंकि पिताजी चाहते थे कि कोई एक बेटा एक अच्छे पद पर पहुंचे। आपने वो सपना बुना और ऐसा बुना कि प्रशासनिक अधिकारी बन गए। देखिए, मेरे फादर हमेशा ये चाहते थे, मेरे घर में मैं ही पढ़ा लिखा, 7 भाई बहनों में। मेरे पिताजी चाहते थे कि उस समय बड़े भाई लोग पढ़ नहीं पाए, तो चाहते थे या तो लड़का डॉक्टर बने, हाँ, या फिर कलेक्टर बने। तो मैं तैयारी किया, पहले पीएमटी की तैयारी किया, सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 1 साल पढ़ा। ठीक। फिर मुझे लगा यार मैं हार्डली सेंटिमेंटल आदमी हूँ और थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है, और फिर ये भी पता चल गया कि एक परीक्षा होती है पीएससी, कुछ अधिकारी बन जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि यार 5-6 साल एमबीबीएस करो, फिर एमएस करो, फिर मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैं बड़ा सेंटिमेंटल आदमी। हाँ। मैंने छोड़ दिया, एक दिन मैंने छोड़ दिया, नहीं करना। पीएमटी में सिलेक्शन होने के बाद, 1 साल पढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज, 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं करेंगे। तो पिताजी बोले, अब लगा पिताजी बहुत मारेंगे, पिताजी पढ़ने पर कभी टॉलरेट नहीं करते थे। तो बोले छोड़ दिया, मैंने हाँ छोड़ दिया। सब ने कहा कि तेरा लड़का बड़ा अपनी किस्मत को ठोकर मार के आया। किसको एमबीबीएस में लगा? उस समय सन 2000 की बात है, उस समय 5-6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ में लाके। मुझे लगा पिताजी बहुत मारेंगे। सब ने कहा कि किस्मत को ठोकर मार के आया, ये जीवन भर पछताएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे पिताजी ने कहा छोड़ दिया। हाँ, बोले कोई बात नहीं, तो जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे घर का एक कबीलू बिक जाएगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ। उनके वो शब्द हैं कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मुझे लगता है मेरे फादर, फिर मैंने बीच में पीएचडी भी कर ली, तो नाम में डॉक्टर भी लग गया, डॉक्टर जीवन। तो पिताजी की दोनों इच्छाएं डॉक्टर जीवन रजक साहब, तो क्या आपके इसी जीवन पर सारी चीजें उसमें समाहित हैं? तुमेव सर्वम में
मैं आपके ऊपर बनी पिक्चर की बात कर रही हूँ। लगभग सारी चीज़ें रियलिटी उसमें थोड़ी थोड़ी समाहित, क्योंकि सबको समाहित करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो उसमें समाहित है फिल्म में। क्या बात है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग करना बेहद ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो आप भी करते हैं, मैंने सुना हुआ है। तो क्या इसको योग का नतीजा कहा जाए कि आपके व्यक्तित्व में काफ़ी ठहराव है? देखिए, योग बेसिकली शारीरिक नहीं है, मानसिक। मैं समझता हूँ, मैं मानसिक योग ज़्यादा करता हूँ जी। योग मनुष्य के आत्मोत्थान का एक साधन है, सबसे सर्वोत्तम साधन आत्मोत्थान का। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो कहते हैं, उन्होंने 3 प्रकार का योग का वर्णन वहाँ किया है: कर्म योग, ज्ञान योग और संन्यास योग। और इसको अगर मैं विस्तार से जानने के लिए आपको यहाँ पर कॉमा लगा दूँ तो लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी है और हमारे साथ बातचीत में शामिल होने वाली हैं वो। उनका परिचय दूंगी। डॉक्टर रश्मि निचलानी जी हैं, जो कि रेडियोलॉजिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगी इस वक्त? नमस्कार एमपी में सारे दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं और कुछ योग दिवस हम मनाने वाले हैं। हम विशेष रूप से आज जो चर्चा कर रहे हैं वो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं और उससे जुड़ता है हमारा योग। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही प्रतिक्रिया आपसे ले लेती हूँ। नहीं, योग बहुत पुराना अपना भारत से जुड़ा हुआ है और इससे सभी जो पूरा शरीर है उसकी एक एक मसल स्ट्रेच होती है प्रॉपरली, और मेरे ख्याल से सभी को योग करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। जी मैम, कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें योग से दूर किया जा सकता है या दूर रखा जा सकता है रोज किए जाने वाले योग से, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो असाध्य रोगों की गिनती में आते हैं, जिन्हें लाइलाज बीमारी कही जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप उन लाइलाज बीमारियों के जिसके अंतर्गत कैंसर भी एक रोग आता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ जो जॉइंट के रहते हैं या मसल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें योग का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ कैंसर्स हैं उसमें जरूर योग का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन योग करने से उसमें जो विल पावर उससे बढ़ती है आदमी की, उससे जो इंटरनल हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट उस पर भी पड़ता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ असाध्य रोगों में भी योग का महत्व है। जी बिल्कुल। बदलते मौसम में थोड़े से ध्यान रखने की बातें मैं आपसे सीखना भी चाहूँगी, आपसे पूछना भी चाहूँगी कि किस तरह से हम अपना ध्यान रख सकते हैं मैम। योग उसमें महत्वपूर्ण कड़ी है ही, मतलब रोजाना किया जाने वाला योग। जी बिल्कुल। अभी चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो स्पेशली पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन में कम से कम मिनिमम 3 लीटर पानी पीना चाहिए और अगर चाहें तो 5 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं। पानी बहुत अनिवार्य है और आप जैसे जानते हैं कि 70% अपनी बॉडी सिर्फ वाटर की बनी होती है, तो इसलिए पानी पीना बहुत अनिवार्य है। और सुबह उठ के अगर हम 1 गिलास गर्म पानी पिए तो वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। पर मैम अब अगला सवाल मैं युवाओं के दृष्टिकोण से रखूंगी। वो युवा क्या गर्म पानी पिएगा जो रात में देर तक जागता है और सुबह जो है उसकी नींद बहुत बाद में खुलती है, मतलब गुड मॉर्निंग की बजाय गुड आफ्टरनून कहने के लिए। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या सुझाव होगा आपका? तब तो वो योग से जुड़ेंगे, तब तो वो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ी गड़बड़ होती जा रही है और इसलिए भी बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले के जमाने में जैसे ही सूरज ढलता था लोग खाना खा के सो जाते थे और फिर सूरज जैसे उगता था उसी समय सभी लोग उठ जाते। तो ये जो प्रकृति के हिसाब से जो अपनी एक्टिविटी है अगर लोग करते हैं तो उससे बीमारियां बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं तो उसका बुरा इफेक्ट हमें झेलना पड़ता है। और यही आजकल की लाइफस्टाइल है कि रोज लोग रात बहुत देर तक जगते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, जो कि बहुत ठीक नहीं है। और फिर सुबह देर से उठते हैं। आप आजकल के बच्चों से पूछो कितने लोगों ने सनराइज देखा होगा, तो 90% शायद बोलेंगे कि नहीं। बिल्कुल, ये जो चीज है बहुत गलत है। हमें प्रकृति के साथ चलना है, प्रकृति को मेंटेन करते हुए चलना है और इससे हमारी सेहत। बिल्कुल, सुबह की धूप लेंगे नहीं, फिर कहेंगे विटामिन डी की कमी हो गई, कैल्शियम का महत्व समझेंगे नहीं, फिर मल्टीविटामिन टैबलेट लेना शुरू कर देंगे। रहती है
वो सुबह 10 बजे के पहले पहले जो रेज रहती हैं वो इफेक्टिव रहती हैं। 10 बजे के बाद धूप लेने से कोई फायदा नहीं होता है। तो जो अर्ली सन रेज रहती है 10 बजे के पहले पहले, उसी से विटामिन डी फॉर्म होता है और वही इम्पोर्टेंट है। बाकी लेट ऐसा करते जाएंगे तो यूवी लाइट वगैरह ज्यादा आती है तो वो करना चाहती है। और एक और चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि कोरोना काल में तो बहुत अच्छी आदतें हमने डाल ली थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर गया ना, बोलते ना आगे पाठ पीछे सपाट, तो वो सारी जो अच्छी आदतें हमने डाली थी, जो पढ़ लिख रहे थे हम उस समय, वो सब निकल गया और हम फिर उसी रूटीन में आ गए, एक बार फिर से उसी ढर्रे पे चले गए। जी बिल्कुल। आदमी की याददाश्त बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी वो सब चीजें भूल जाता है। उस समय जरूर लगता है कि हम अपनी बॉडी पे अब ज्यादा ध्यान देंगे। जो भी हमारी हेल्थ है वो सिर्फ बॉडी ही, जो भी हमारा वेल्थ है वो सिर्फ बॉडी ही है। अगर आपकी बॉडी आपके पास नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा हो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान दें और इसे स्वस्थ रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय निकालने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि निशलानी जी जुड़ी हुई थी और ये जितनी भी सलाहें उन्होंने दी हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उनको मानना भी पड़ेगा। हम आते हैं पूजा जी आप पर, ये आप सुन रही होंगी ना, मैम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। सुबह जल्दी उठना होगा और उठेंगे तो विटामिन डी भी मिल जाएगा समय पर, गर्म पानी पी लेंगे तो पूरा दिन वो जो डिटॉक्स शायद उसी वक्त होते हैं, ऐसा कुछ मैंने भी सुन रखा है, नींबू पानी, कोशिश तो मैं भी यही करती हूँ। क्या कहना चाहेंगी कि आपके दिन की शुरुआत भी ऐसी होती है? आपका रूटीन क्या होता है? मेरा रूटीन ऐसा है कि मेरा फिक्स है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे मुझे सोना है तो मतलब सोना है। अरे वाह। मैं लेट नाइट नहीं जागती, वेब सीरीज़ वगैरह में मैं नहीं इन्वॉल्व होती। फ़ोन चलाना है, कोशिश मेरी रहती है कि फ़ोन अपने पास में खास कर ना रख के सोऊं, क्योंकि लेट नाइट अगर आप फ़ोन चलाते हो तो वो 2-2:30 कब बज जाते पता नहीं चलता। सही बात है। 4-4:30 मेरा है कि मुझे सुबह उठना है और उसके बाद दिन की शुरुआत गर्म पानी। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ, सुनने वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, मुझे 2-2.5 साल हो जाएगा मैंने रोटी नहीं खाई है। क्या बात कर रही हैं? हाँ जी। तो फिर सब्स्टिट्यूट में मैं बहुत, मेरा फिक्स मेन्यू रहता है, फिक्स कैलोरीज रहती है कि मुझे इतनी ही कैलोरीज लेनी है, वो मैं काउंट, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना कि रोटी ही सब कुछ है। रोटी मतलब मैं अपने शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं, देखिए उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होता है, सब्जियां होती हैं, आप पनीर ले सकते हो। मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं प्योर वेज हूँ, तो मैं दाल है, प्रोटीन के लिए मैं उन सब पे डिपेंड रहती हूँ। मैंने ओट्स होता है, मूसली होती है, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, इन सब चीज़ों पे हूँ। जैसे लोगों का कहना होता है मैं बाहर का, जैसे समोसा, कचौड़ी, जलेबी, मतलब जलेबी शायद कभी, लेकिन उसके लिए भी ऐसा होता है कि वीक में एक दिन मैं पूछने वाली थी चीट मील जिसको हम कहते हैं। मैं बताऊं, जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो प्रिया, ये मैं यूथ के लिए मैं स्पेशली कहूंगी कि मुझसे सब पूछते थे कि आपका चीट मील किस दिन होता है। तो मैंने किसी भी दिन चीट मील नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब आप अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हो, आप किसी चीज को जिद से पाना चाहते हो, तो फिर आप चीट किसके साथ कर रहे हो? तो मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए चीट मील कभी नहीं किया। कभी नहीं, कोई चीट मील नहीं। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मुझे चीट करना क्यों। आप किसको चीट कर रहे हो? आप अपने आप को चीट कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकली प्रिया, कि हम अगर ये सोचते हैं ना कि चीट करना है, तो आप ये सोच के देख लीजिए कि अगर मैं एक टाइम चीट करके खाऊंगी तो जो मैंने इतनी मेहनत की है पूरे हफ्ते की, क्योंकि प्रैक्टिकली एक इंसान, अगर आप हेल्थ की बात करो तो एक इंसान 2 से 2,500 कैलोरीज एक दिन में खाता है, और मैं खाती हूँ 600 to 700 कैलोरीज, और बर्न में शायद बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। और बर्न की बात करें तो हम शायद 500-600 कैलोरीज भी बर्न नहीं कर पाते। ये बात देखिए, फिट होना, अगर आप एजिंग की बात करो, आज की डेट में आप इस चीज़ को मान लीजिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि लाइफस्टाइल, नाइट आउट, बाहर का खाना, क्योंकि आप सच में उम्र ज्यादा जीना चाहते हैं और स्वस्थ जीना चाहते हैं। कम जीजिए लेकिन अच्छा जिए। आज की डेट में टचवुड कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिसिन मैं नहीं खाती हूँ, सिर्फ फिटनेस, अपनी हेल्थ पे। जरूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करिए या कहीं जाइए, वॉक करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी फिटनेस पे जरूर जाओ। अपना लाइफस्टाइल, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। आज आप हम लोगों को देख लो और आज के यूथ को देख लो, आप उनके डार्क सर्कल से पहचान जा सकते हो कि बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। यंग बच्चों के 20-22 साल में बाल सफेद होना, कमेंट्स कर रही हैं नहीं, मैंने 20-22 साल बोला है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइफस्टाइल, जैसे डॉक्टर मैम ने भी कहा, लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही हम भूल जाते हैं। एक और सवाल जोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मैं पहले एक बार फिर से याद दिला दूँ, समय बहुत कम बचा है। आपको नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा सवाल रख लेना चाहिए जो विषय से जुड़ता हुआ हो? तो स्क्रीन पर हमारी एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, 075526600049, 1800233040।
समय बीतने से पहले समय का सही इस्तेमाल कर लेना बेहद ज़रूरी है, ये भी हमें योग सिखाता है। एक सवाल आ रहा था मेरे पास कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, एक चीज़ है आपका मेटाबॉलिज्म, जैसे हम जब अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, जैसे बहुत ज़्यादा जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो आपका जो 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों। ठीक, सबसे पहले वाटर इनटेक। ठीक, आपकी नींद, 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेडिटेशन, वर्कआउट और आपका खाना, ये 5 चीज़ें जब आपकी बनती हैं तब जाकर, क्योंकि हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन सच में बहुत, देखिए वर्कआउट अलग चीज़ होती है, मेडिटेशन अलग होता है। आपका खाना, क्या आप खा रहे हो? हम पेट तो हम पिज़्ज़ा भी भर से भी भर रहे हैं और हम घर की बने दाल चावल रोटी सब्जी से भी भर रहे हैं। ये 5 चीज़ें जब बनती है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। आप क्या चीज़ पूरे दिन भर में आप इसको चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैम ने कहा पानी, सोना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल, देखिए अगर 8 घंटे की नींद की बात करें, जैसे आपने कहा प्रिया, हम 2 बजे सोकर भी रात के सुबह हम 12 बजे सो के भी 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर की काउंट में नहीं आएगी। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना सुबह उठ के टाइम से, आज की डेट में बहुत लीक से हट के बात है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश होने का टाइम है वो मॉर्निंग में 4 to 6, 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अगर हम फ्रेश होते हैं, वही टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों कहते हैं कि जैसे मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, 16 घंटे की फास्टिंग, अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो आपके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। आपने जो इसकी बात की ना फ्रेश होने वाली, वो दरअसल अष्टांग योग है, उसमें क्रियाएं हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसमें जो ये यम और नियम है उसमें इसका बहुत महत्व बताया गया है मैम, बहुत जरूरी है। कितना आज देखिए ये बात बहुत क्लियर है प्रिया, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां पेट से जुड़ी हैं। सही बात, सारी बीमारियां, और हम उन्हीं पे ध्यान नहीं दे रहे। और पता है आपको, हम खाते हैं और सो जाते हैं, कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप, जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं हमारा पेट निकल जाता है। एक छोटी से पॉइंट और जोड़ लेती हूँ, क्योंकि सर के पास मैं योग के साथ आने वाली थी। संतुलित अगर आहार की श्रेणी में मैं उस थाली को रखना चाहूँ कि एक थाली में उस संतुलित आहार क्या होना चाहिए, तो संक्षिप्त में आपका जवाब क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल, अगर आप थाली की बात करें, सब्जी, दाल, 1 रोटी, थोड़े से चावल, सलाद और रायता। 1 रोटी बहुत होती है और थोड़े से चावल। अगर आप 2 रोटी ले रहे हो तो चावल की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि सब्जी और दाल ज़्यादा हो। रोटी 1 या 2 बहुत होती है अगर आप चावल नहीं खा रहे हो तो। एक सिंपल डाइट, ये बहुत बहुत, हम आपको, मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे सवाल बनते जा रहे हैं, पता है आपको? मैं एक छोटा सा एक चीज बोलूंगी प्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिंदुस्तानियों में हम लोगों को बीमारियां पता है क्यों है? हम ओवर ईटिंग करते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ओवर ईटिंग। और आपको पता है कारण क्या है? क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को घड़ी देख के भूख लगती है। सुबह उठे, चाय का टाइम हो रहा है, चाय बिस्किट ले लिया, जरूरत नहीं है, लेकिन 2 पराठे खा के ऑफिस जाना है क्योंकि नाश्ते का टाइम हो गया। 1 बज गया, खाने का टाइम हो रहा है, पहले का खाना पचा नहीं, हमने खा लिया। फिर 5 बजे चाय पी ली क्योंकि शाम के खाने, उसके बाद आपको खाना खाना और उसके बाद खाने के बाद मीठा खाना है। तो पहला खाना डाइजेस्ट नहीं होता और दूसरा हम खा लेते हैं। और खाने के बाद सोने की जो आदत है और सोने के बाद अगर नींद खुल जाए तो कुछ खाने की जो आदत है, आपके लिए ताली तो बजती है। कितने आसान भाषा में आपने गलत आदतों के बारे में बता दिया। हम लोग खाने के लिए जी, हम खाने के लिए जीते हैं, जबकि जीने के लिए खाना चाहिए एक्चुअली। सर, हम योग पर फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ रहा है अभी, कि हमको किस तरह से खुद को एक्चुअली बॉडी क्लॉक हमें कैसे समझ। देख के बड़ा आश्चर्य, दो बहुत ही फिट और एकदम अपडेट वुमेन्स मेरे आसपास 2 बहनें बैठी हुई हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य, मुझे अपने आप में थोड़ा सा गिल्टी लग रहा है कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। सर, इसी बात पे कुछ हो जाए योगा पर, आप वजनदारी डाल दीजिए अपनी योगा की कुछ पंक्तियों से। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा जी, योग केवल शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं है, उससे ज्यादा कहेंगे मानसिक व्यायाम है। भगवान श्री कृष्ण ने योगा में 3 बातें कही, कर्म योग, ज्ञान योग और संन्यास योग की उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि
कर्मयोग आपने पढ़ा ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। उनका कहना ये है कि भाई आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ये मनुष्य का एक कर्म योग है कि फल तो आपको आपके किए कर्म के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य में 3 आदतें होती हैं, 3 गुण मनुष्य के उन्होंने बताया भगवद गीता में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप तमोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो वो योग है, उस योग की तरफ बढ़िए। जब आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लें, अपने अच्छे कर्मों को अपने अंदर धारण कर लें, बुरे कर्मों को त्याग दें, और जब आपकी कर्मेंद्रियों पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, वो योग है, तब आप योगी होंगे, तब आप योगी होंगे। उसी को लेके मैंने कुछ लिखा है, तो मैं आपको उससे और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पूजा मैम, अब देखते हैं क्या कहती है पंक्तियां। श्री कृष्ण भगवान से जब कहते हैं कि हे अर्जुन, वह निश्चित योगी है, हे अर्जुन वह निश्चित योगी है जो कर्म फल में आसक्त नहीं, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है वो योगी है। हे अर्जुन वह निश्चित योगी है जो कर्म फल में आसक्त नहीं, वह योगी है ना सन्यासी है जो कामनाओं से मुक्त नहीं। जो कभी कामनाओं से मुक्त नहीं होगा वह योगी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अभिलाषाओं से मुक्त होकर जो आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, अभिलाषाओं से मुक्त होकर जो आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, सर्व संकल्पों का त्यागी बनकर योगारूढ़ कहलाते हैं। जब वो अभिलाषाओं से मुक्त हो जाते हैं तब वो योगारूढ़ कहलाते हैं। ये मानव देह जो है, उनका कहना है कि मानव देह में मन सबसे बड़ा चंचल है, वो आपको सारी चीज़ों को करने के लिए आपको प्रेरित करता है। भगवान कहते हैं कि मानव देह का बंधन है मन, मानव देह का बंधन है मन, मन परम गति का प्रणायक है, यह देह पतन का कारण है, मन इस जीवन का निर्णायक है। मन ही तय करता है, देह तो आपकी नश्वर है, तो शाश्वत नहीं है, मन आपका शाश्वत है, आपकी आत्मा शाश्वत है। जब आप आत्मा में, अंतरात्मा में अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, तब जाके आप योग कहते हैं। विषय वासना से विभोर मन सांसारिक बंधन कहलाता है, विषय विरक्त होकर मन ही भवसागर पार लगाता है। जब ये सांसारिक बंधन में रत जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विषय वासना में हो जाएगा। लेकिन जब ये यही मन विरक्त हो जाएगा तो ये भवसागर पार भी हम ये मन लगाएगा, हमारा मन ही भवसागर पार लगाएगा। इसलिए पार्थ मनुष्य को चाहिए स्वयं पर ही उपकार करे, इसलिए पार्थ मनुष्य को चाहिए स्वयं पर ही उपकार करे, मन की अधोगति ना होने दे, मन की अधोगति ना होने दे, संसार सागर को पार करे। अगर आपका मन अधोगति में हो गया तो फिर आपको संसार सागर पार नहीं लगेगा। योगी का पहला दायित्व है, जो योगी है उसका पहला दायित्व है सदा इंद्रियों को एकाग्र रखे, उसको इंद्रियों को एकाग्र रखना जरूरी है। योगी का पहला दायित्व है सदा इंद्रियों को एकाग्र रखे, स्वयं को ना विचलित होने दे, अपने हृदय को कुशाग्र करे, अपने मन को, अपने हृदय को एकदम कुशाग्र करे। जब अंत शांत हो जाएगा, जब अंत शांत हो जाएगा तो भय का उदय नहीं होगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो कोई भय नहीं होगा, किसी तरह का कोई भय आपको नहीं होगा। मन को संयमित कर लेने पर लिप्सा का अभ्युदय नहीं होता। जब अंतर शांत हो जाता है तो भय का उदय नहीं होता, मन को संयमित कर लेने से लिप्सा का अभ्युदय नहीं होता, और विषय का त्याग करने वाला अंतस में आनंद पाता है। संयमित मन बाला साधक ही फिर परम धाम को जाता है, संयमित मन बाला साधक ही फिर परम धाम को जाता है। तो योग जो है वो आपका मानसिक व्यायाम ज़्यादा है, आपके मन को एकाग्र करना, आपके अच्छे कर्मों को करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, हमारे किसी दर्शक ने हमें लिख कर दी थी दूरदर्शन के मेल ID पर कि कुछ भी हो जाए ना तो भी कुछ नहीं होता। जब हम अपनी खुशियों के मालिक खुद होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रुला नहीं सकती। एक बात और है प्रिया जी, आजकल जिस तरह से हमारा समाज आधुनिक युग की तरफ जा रहा है, आधुनिक की तरफ जा रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरता चला जा रहा है। ये सब बातें मुझे लगता है सब लोग लगते हैं कि किताबी बातें, लोगों को लगता है, आज की पीढ़ी को लगता है किताबी बातें हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हम इतने ज़्यादा विकृत हो गए हैं कि हम मनुष्य कहलाना बड़ा मुश्किल है कि मनुष्य है। एक 4 लाइन की कविता मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आपको पसंद आए तो। मैं अभी लिखा है, बड़ा बिजनेस से हटके बात है। मैं कौन हूँ, हमें सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ जो भी हूँ, मैं कौन हूँ जो भी हूँ, कम से कम मनुष्य तो नहीं हूँ। मैं कौन हूँ जो भी हूँ, कम से कम मनुष्य तो नहीं हूँ। मैंने जिसे अंतहीन प्रेम का दावा किया, मैंने जिससे अंतहीन प्रेम का दावा किया, मैंने जिसे विश्वास दिलाया कि वह मेरी आत्मा का अक्षुण हिस्सा है, और मैंने अपनी तृप्ति के लिए स्वयं को प्रतिदिन समाहित किया जिसके भीतर। फिर एक दिन मैंने उसे आरी से काट कर उसकी देह के खंडों को फेंक दिया जंगलों में। फिर एक दिन मैंने उसे आरी से काट कर उसकी देह के खंडों को फेंक दिया जंगलों में। फिर एक दिन मैंने उसकी देह के टुकड़ों को चूल्हे में पका कर खिला दिया कुत्तों को।
फिर एक दिन मैंने उसकी देह के टुकड़ों को चूल्हे में पकाकर खिला दिया कुत्तों को, फिर एक दिन मैंने सरे राय चाकू से गोद कर पत्थर से कुचल कर दी उसकी हत्या। इस संसार में कोई भी जो मनुष्य होने का दावा करता है, इस संसार में कोई भी जो मनुष्य होने का दावा करता है, ऐसा कर पाना कदापि उसके सामर्थ्य में नहीं है, ऐसा कर पाना कदापि उसके सामर्थ्य में नहीं है। किंतु मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं निसंदेह मनुष्य तो नहीं हूँ, इसलिए मैं निसंदेह मनुष्य तो नहीं हूँ। एक्चुअली योग जो है आपके मन को सही दिशा में ले जाने वाला एक प्रबंध है, जो आपके बहुत मन को गहरी बात कहें तो मनुष्य होने का एहसास भी मनुष्य होने दिला का देता है। एहसास दिलाने वाला है। बिल्कुल, शायद ये उन 3 कविता संग्रह में से एक कविता का अंश होगा जो शायद एहसास, अंतर्मन। ये नई कविता भी क्या बात है, तुम्हारे ना होने से क्या अलावा भी है कोई? नहीं, ये अभी कुछ देश समाज में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बड़ा आपके अंदर गिलानी पैदा कर देती हैं। उनको देख के कुछ एक कविता ऐसे ही एक दिन मूड था तो मैंने लिखा उसको। एक प्रशासनिक अधिकारी का साहित्यकार होना, आज के दौर में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, युवा प्रशासनिक अधिकारी, क्या आपको लगता है वो लेखनी से जुड़ पाएंगे? सबसे पहली चीज़, क्या उनमें प्रशासनिक अधिकारी बनने जैसी ललक है आज के युवाओं में, जिनके लिए आपने किताब लिखी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल निसंदेह आज का युवा जो है वो प्रशासन में जाना चाहता है और लगातार वो ये प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, आधुनिक समय में कुछ तकनीकी युग आ जाने के बाद कुछ लोग निजी क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है। उसका कारण है कि निजी क्षेत्र में आपको आर्थिक लाभ ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रशासन एक अपना एक स्थान है प्रशासन का, जो आपको प्रशासन के साथ साथ एक आपकी नौकरी के साथ और जीवनचर्या का, रोजी रोटी के साधन के साथ साथ एक सेवा भाव भी आपके अंदर पैदा करता है कि आपके अंदर एक सेवा भाव है। जब आप जनता के लिए अच्छा काम करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, आपके पास अधिकार हैं। हम अधिकारी इसलिए कहलाते हैं कि सरकार ने हमें अधिकार दे रखे हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करके हम लोगों का भला करते हैं। तो निसंदेह ये एक अच्छा जॉब है। देखिए, मनुष्य का जीवन तो उतना ही है, आप बहुत सारा अर्थ कमा भी लेंगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, सब यहीं रहना है। सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। सेहत भी है और जीवन में आपको आत्मसंतोष की बात का होना चाहिए कि आपने जो जीवन जिया वो अच्छा जिया। क्या बात है। पूजा जी, आपके पास वापस आती है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो वेट कर रहा था आपके पास आने का, वो ये कि दुबला होना बहुत मुश्किल था आपके लिए, कितना लंबे समय लग गया। मोटा होना बहुत आसान है, अभी सब चीजें छोड़ दो, खूब खाने पीने लग जाओ, सारे रूटीन का बिल्कुल ऐसा तैसा, मतलब कहते ना तो रायता फैला दो, अब भी मोटे हो जाएंगे। इस नियमितता को बरकरार रखने की जो जंग थी वो कितनी मुश्किल है, और उसके लिए आप ऐसा क्या करती हैं जिसको हम आत्मनियंत्रण के अंतर्गत ले सकते हैं या स्व प्रबंधन के अंतर्गत ले सकते हैं? मैं आपको चीज़ बताऊं, मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मैंने बहुत अपने आप को समझा के रखी हैं। हाँ। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को निर्भर किया हुआ है, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ शायद। एक, ईश्वर से मेरी कनेक्टिविटी। मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर ईश्वर आपके साथ है और आप परिश्रमी हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आप अपने सारे गोल्स पे स्टिक रह सकते हो। मेरा बहुत, मैं ये मानती हूँ, कर्मा, मैंने अपना स्टूडियो खोला उसका नाम मैंने कर्मा रखा। मैंने देखिए कर्मा लिखा हुआ है। क्या मैं कर्म पे बहुत बिलीव करती हूँ, कर्म। तो मैं ये मानती हूँ कि जो चीज़ आपको पानी है ना, बस आप मेहनत करते चलो, बस मेहनत करो। रोज़ सुबह उठकर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था, बस मुझे यही पाना है, सिर्फ यही पाना है ना। मेरी लाइफ में अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यूथ को भी यही समझाती हूँ, कोई डाइवर्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप सही काम कर रहे हो, नियत और कर्म अगर आपके साफ हैं, तो आपको कोई भी कहीं जाने से नहीं रोक सकता। सही बात है। तो मेरी क्लैरिटी है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और ईश्वर है जिसके कारण मैं इतनी क्लियर हूँ और फोकस्ड हूँ। ये तो खुद ही मैडम, तो खुद ही योग का बहुत सर्वोत्तम उदाहरण है। आपने 10 महीने तक अपनी कर्मेंद्रियों पर जो आत्मनियंत्रण रखा है, अपने आप में बड़ा विषय है। आपको पता है, जब मैं ये सब कर रही थी तो लोगों के मुझे पास फोन आते थे कि मैडम दुबला होना बहुत आसान है, मेंटेन रह जाएंगी तब बताइएगा। तो आज उस चीज को मुझे 2.5 साल हो गया। उनके लिए जवाब है इस बात का। आपको जैसे होता है ना कि लोग जैसे दुबले होते हैं वैसे खाना शुरू कर देते हैं कि अब क्या होगा। उस चीज को पतला होना बिल्कुल मुश्किल नहीं था, वो तो आप हो गए। लेकिन आपके सामने बड़ी से बड़ी चीज आपके, जैसे मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, आप कुछ भी रख दीजिए, मेरा बहुत क्लियर है, मैं यही खाऊंगी, यही 4 चीजें हैं जो मेरा ऑप्शंस होता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं। आप दुनिया का वो जो कंट्रोल है वो योग ने सिखाया। देखा कैसे
अपने मन को नियंत्रण करना, कैसे करना कि आप है। कुछ भी रख दीजिए, मैं नहीं यही तो योग है। और यही तो योग संक्षिप्त है। में ढेर सारी बातें कर जाना भी योग ने सिखाया। ये थे पूजा मेहता जी और जीवन रजक साहब, इन दोनों का धन्यवाद करेंगे क्योंकि अब समय इजाजत दे रही है। तो अब हमें कल भी जुड़ना होगा 21 जून को। एक बार फिर से आपको जाते जाते याद दिला देते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में आप लाइव प्रोग्राम 6 बजे से 7:45 पर आप देख सकेंगे। इसकी पूर्व संध्या पर हमारा ये कार्यक्रम था जिसे आप सुन रहे थे पूजा मेहता जी और सुन रहे थे जीवन रजक साहब को। तो जाने से पहले योग से जुड़े रहिए, और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये जुड़े रहना होगा आपको 365 दिन 24 घंटे 7 दिन। तो चलिए, जाने से पहले स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए यही इजाजत। नमस्कार।